Hello everyone, welcome to Supergrad Scat by Top Rankers. And today we will be discussing the another part of the preparation, which is data interpretation. Yes, so from DILR we will be discussing basically the representation of data, how data is represented, and once we are thorough with representation of data, then only we will be able to understand the various tactics, the formulas एंड द इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व वाइल कैलकुलेशंस। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले समझना जरूरी है कि हाउ मेनी वेराइटी ऑफ डेटा और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन आर देयर, कितनी वेराइटी का डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है बेसिकली। ठीक है, एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड द रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज उसी पे डिपेंड होगा कि हमारी अप्रोच क्या होगी। गेटिंग इट और नॉट? क्लियर है? So let us begin with various forms of data representation. So data representation basically क्या क्या parts होते हैं इसमें? While representing the data, there will be directions given to you. कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो डेटा देने से पहले आपको समझाए होते हैं कि ये जो टेबल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, या ये जो ग्राफ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले डायरेक्शंस दिए होते हैं, उसके बाद कभी कभी आपको हेडर नोट्स भी दिए होते हैं। हेडर नोट्स का मतलब क्या होता है बेटा? हेडर नोट्स का मतलब होता है कि सपोज यहां पे एक मैंने ग्राफ बना दिया, ये बार ग्राफ है, ए, बी और सी तीन कंपनी की शेयर होल्डिंग को डिनोट कर रहा है, और ये सपोज 100 है, ये सपोज 50 है, और ये 6 कुछ 80 के आसपास है, ऐसे ले लेते हैं। तो ये, लेकिन अभी इस ग्राफ को देख के नहीं पता चल रहा ना कि शेयर होल्डिंग है, तो कभी कभी ऊपर समझाया होता है क्या कि ए बी सी आर कंपनीज। हमें क्या पता एबीसी क्या है? नेशन है, कंपनी है। तो जो रिप्रेजेंटेशन है वो कभी कभी हेडर नोट्स में समझाया होता है, मतलब ग्राफ के ऊपर कुछ चीजें समझाई होती हैं। अब इनकी फिलिंग ऐसे कर दें, सपोज मैं आपको ये ना दूं, एबीसी ना लिखूं, और सिंपली ऐसे ग्राफ दे दूं। ठीक है, और इसकी फिलिंग ऐसे कर दूं प्लस प्लस से, इसकी फिलिंग कर दूं माइनस माइनस से, इसकी फिलिंग कर दूं सर्कल से। सपोज इस तरीके से सर्कल्स फील्ड है, यहाँ पे इस तरीके से कुछ माइनस फील्ड है। अब मेरे को आइडेंटिफाई करना है, भाई नाम तो दिया नहीं है, तो कभी कभी ये भी समझाया जाता है कि भाई ये जो प्लस साइन है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? कंपनी ए को। कॉमा, दूसरा सिंबल भी बताया होगा, ये जो माइनस साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंपनी बी को। कॉमा, ये जो सर्कल्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंपनी सी को। तो ये रिप्रेजेंटेशन आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब ग्राफ को डिकोड करने के लिए हमें हेडर नोट्स पढ़ना भी बहुत जरूरी है। अब हमेशा जरूरी नहीं है कि दिए हुए होंगे, कभी कभी वो चीज डायरेक्शंस में ही कवर हो जाती है, डायरेक्शंस में दे टेंड टू एक्सप्लेन, बट इफ इट इज नॉट so, then definitely they will give you some header notes. Is that clear? Then there are some footer notes as well. फूटर नोट्स का मतलब क्या होता है? सपोज इन्होंने हर क्वेश्चन में एक टर्म यूज किया है, प्रॉफिटेबिलिटी। और आपको तो पता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंट है शायद, अब कंफर्म नहीं है क्या है ये। तो ये जो डाउट वाली सिचुएशन होती है, जो एम्बिगस सिचुएशन होती है, जहां पे हमें लगता है भाई क्या सॉल्व करना है, तो वो डेफिनेटली एक्सप्लेन करते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी इज जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट ओवर नेट इनकम, उसको मैं प्रॉफिटेबिलिटी बोलूंगा इनटू 100। सो दिस विल बी योर प्रॉफिटेबिलिटी। तो उन्होंने अगर कोई भी टर्म्स यूज किए हैं तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू एक्सप्लेन यू अंटिल एंड अनलेस इट इज सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस या सिंपल परसेंटेज चेंज। जब तक नहीं समझाएंगे, पता चला आप सोचो अरे परसेंटेज का तो फॉर्मूला नहीं दिया, तो भाई वो दे एक्सपेक्ट कि इतना तो आता होगा, बट दे नेवर एक्सपेक्ट कि प्रॉफिटेबिलिटी आती होगी, मार्जिन आती होगी, ये आता होगा, वो आता होगा। They will definitely explain what all new terms they are introducing in the graph. So to understand, for better understanding, you should read the directions properly, then you should follow the header notes, and then you should follow the
फूटर नोट मतलब ग्राफ के बाद, हेडर नोट मतलब ग्राफ से पहले। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट कि why representation is necessary. So it is just a way of analyzing numerical data. क्यों रिप्रेजेंटेशन जरूरी है? क्योंकि न्यूज़पेपर में जब अपन खबर पढ़ते हैं तो सपोज अगर मुझे किसी चीज की रिपोर्ट करनी है कि कोविड केसेस इतने, अगर वो लिख के दिए होंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, बार बार कैलकुलेशन। लेकिन देखो जब अपन कोविड चल रहा था, व्हेन वी वर पासिंग थ्रू दैट फेज, we were very easily able to understand the graph, the number of cases have risen और fallen, कुछ इस तरीके से बनाया था ग्राफ कि इंक्रीज हुआ, अब डिक्रीज होने लगा है, फिर स्पाइक आया, फिर डिक्रीज हो रहा है एंड सो ऑन। इस तरह तो इसमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इस मंथ में हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस है, यहाँ पे नाउ इट हैज स्लाइटली डिक्लाइंड, है ना। इस मंथ में ये शुरू हुआ था, इनिशियल नंबर ऑफ केसेस ये थे। तो जब मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्व कर देता हूं तो चीजें क्या होती हैं, एकदम से इस ग्राफ को देखोगे तो पता चल जाएगा, रादर देन अगर मुझे ये लिखना पड़े, वर्बली समझाना पड़े या फिर मुझे लिख के समझाना पड़े, तो इट विल हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में समझाना पड़ेगा कि कोई भी गलती ना हो कि इट इंक्रीज देन देयर वाज अ स्लाइड डिप देन इट अगेन इंक्रीज, इट वाज नॉट अ कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, and twice we found there was dip in the cases, then again there was a spike in the cases। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, उससे अच्छा बस एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया कि दिस इज द स्टडी ऑफ द कोविड केसेस इन द सिटी और इन द नेशन और थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इट इज जस्ट फॉर एनालिसिस एंड वी कैन वेरी इजीली एनालाइज द पिक्टोरियल फॉर्म्स। दिमाग बहुत जल्दी प्रोसेस कर लेता है चीजें जब किस में दी हो, पिक्चर्स में दी हो। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि डेटा जितना भी है उसको हम पिक्चर से रिप्रेजेंट कर दें। इज दैट क्लियर? इट एग्जिबिट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डेटा, आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड कॉन्सेप्ट्स इन अ डायग्राम। बहुत आसानी से ये डेटा, आइडिया, इंफॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से दे रिलेट इट, बहुत आसानी से रिलेट कर देता है, जिसको समझाने में बहुत टाइम लग सकता है पर डेटा को देख के बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। एंड इट हेल्प्स एक्सप्लेनेशन, मीन्स एक्सप्लेनेशन वाइज इट इज वेरी हैंडी। बहुत आसानी से आप समझा सकते हो कि देखो ये ग्राफ है, ये बढ़ गया मतलब यहाँ पे देखो बढ़ गए थे, कितना बढ़े थे, ये डिफरेंस देख लो, तो बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट, it is easy to understand and is one of the most important learning strategy. Means while proceeding towards managerial career, it is one of the important learning strategy। क्योंकि चीजों को आप जितना रिप्रेजेंटेशन में अच्छा बनाओगे, जितनी रिप्रेजेंटेटिव चीजें होंगी उतनी ज्यादा एल्यूरिंग होंगी और उतनी ही ज्यादा आपका इम्पैक्ट होगा लोगों के ऊपर। आप एक सर्कुलेशन में एक ग्राफ भेज दो और उसके नीचे दो इंफॉर्मेशन दे दो, या फिर 3 पेज का आप टेक्स्ट भेज दो, कौन सा वाला लोग जल्दी से देख लेंगे, जल्दी से इक्विप हो जाएंगे, जल्दी से अवेयर हो जाएंगे। ऑब्वियसली ग्राफिकल फॉर्म में जल्दी से अवेयर हो जाएंगे, उसको जल्दी से देख सकते हो, देख के भी लगता है यार कुछ काम की चीज होगी। अब 3 पेज का टेक्स्ट भेजा हुआ है, लोग सोच अरे कभी देखेंगे यार, 3 पेज का है, कुछ भी मिस हो गया तो गड़बड़ हो सकती है। बट हियर देयर आर नो चांसेस कि कुछ भी मिस हो जाए, सब दिख रहा है सामने। इज दैट क्लियर? व्हाट वी नीड जस्ट ओपन आवर आईज वाइड। अकेले अपने को चौकन्ना रहना है कि भाई क्या क्या दिया हुआ, कुछ मिस तो नहीं हो रहा। बस इस ग्राफ को ढंग से देख लिया तो आंसर्स आ जाएंगे। क्लियर है? सो हाउ मेनी फॉर्म्स और हाउ मेनी टाइप्स हैव बीन देयर, मीन्स कितने प्रकार के रिप्रेजेंटेशन हो चुके हैं या हो सकते हैं। तो मोस्टली द कॉमन फॉर्म इज टेबुलर फॉर्म, then line graph, bar graph, circle graph, which is also known as pie chart। सर्कल ग्राफ जिसको हम आम बोलचाल में पाई चार्ट बोल देते हैं, स्कूल में भी पाई चार्ट बोलते थे, तो उसको अगर टेक्निकली बोला जाए तो इट इज अ सर्कुलर ग्राफ। देन केसलेट्स, केसलेट्स क्या होती है? अ पैराग्राफ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। वी विल डील विथ ऑल दीज वेराइटीज descriptively in the coming slides, बट अभी सिर्फ एक ओवरव्यू। एंड देयर कैन बी अ वैरायटी विच इज कॉल्ड मिक्स ग्राफ, कि 2-3 टाइप की वैरायटी, इन्हीं ऊपर वाली वैरायटीज में से कुछ मिक्सअप कर दिया, दैट इज नोन एज मिक्स टाइप। द फर्स्ट फॉर्म इज टेबुलर फॉर्म, which I say and I suppose
इज इजीएस्ट। क्यों इजी है? क्योंकि हम सबसे ज्यादा इससे फैमिलियर है, हमने बहुत बार टेबल यूज की, बचपन से यूज कर रहे हैं। कहाँ पे? मार्कशीट्स में। और कहाँ यूज कर रहे हैं? टाइम टेबल्स में। इन सब चीजों से वी आर वेरी फैमिलियर, हमने बहुत बार यूज किया इनको। इसलिए ये क्या होता है, इट सीम्स लाइक कि टेबुलर फॉर्म इज द इजीएस्ट फॉर्म। ऐसा नहीं है कि वो इजी है, वो इसलिए इजी है बिकॉज वी आर वेरी फैमिलियर विद दैट। देखो इस टेबल को, देखो बहुत आसानी से यू कैन रीड कि टोटल 1 लाख लोग हैं, है ना? और उसमें परसेंटेज ऑफ मेल कितने हैं? तो 54% मेल है। तो ऑब्वियसली बचे हुए क्या होंगे? फीमेल होंगे। इफ देयर आर ओनली टू वेराइटीज, मेल एंड फीमेल, देन परसेंटेज ऑफ फीमेल लिटरेट्स दिया हुआ है कि जो फीमेल्स हैं उसमें कितनी लिटरेट फीमेल्स हैं? 50%। एंड परसेंटेज ऑफ मेल लिटरेट दिया हुआ है विच इज 78%। तो हम कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट अपने आप निकाल सकते हैं। अगर मुझसे कोई पूछे फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल लिटरेट्स इन सिटी ए, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, या दिस इज some year, this is another year, I can very easily calculate कि 1 लाख का 46% निकालना है और उसका 50% निकालना है, क्योंकि 46% तो फीमेल है और उसमें से सिर्फ 50% लिटरेट है। तो 50% क्या है? इलिटरेट। तो 23,000 मेरा आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्म विच इज टेबुलर फॉर्म। इज दैट क्लियर? तो आपको टेबल रीड करना बहुत आसान होता है। ये बेसिकली क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं? अगर मैं ऐसे चल रहा हूं, दिस इज नोन एज रो, एंड इफ आई एम गोइंग वर्टिकली, दिस इज नोन एज कॉलम। ठीक है? सो इफ आई एम गोइंग लाइक वाइज, तो दिस इज रो, एंड इफ आई एम गोइंग लाइक दिस इज कॉलम। इज दैट क्लियर? ये आपकी हेडिंग्स है। गॉट इट और नॉट? अब यहाँ पे हेडर और फुटर नोट मिसिंग है। हेडर में क्या बोलना चाहिए था? स्टडी ऑफ टू डिफरेंट सिटीज, या स्टडी ऑफ द सेम सिटी इन 2 डिफरेंट ईयर्स। वो पता कैसे चलता? जब हेडर नोट दिए होते हैं। फुटर में समझाया होना होता, और कुछ अगर निकालना है तो वो एक्सप्लेन किया होना चाहिए था। इज दैट क्लियर? क्लियर टू ऑल? सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मेट एंड द मोस्ट फैमिलियर फॉर्मेट फॉर एवरीवन, whether he is preparing for exam or not। टेबल सबने देखी अपनी लाइफ में, मार्कशीट सबने देखी है। नेक्स्ट, द नेक्स्ट फॉर्म इज द लाइन ग्राफ। दिस इज द दिस सी दिस इज द हेडर नोट। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम किस चीज की स्टडी कर रहे हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा? ये पढ़ के कि भाई हाइट ऑफ अ ट्री इन मीटर्स, हम हाइट ऑफ अ ट्री मेजर कर रहे हैं इन मीटर्स में। ये वर्टिकल लाइन जो है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। और ये अगर हाइट मेजर कर रहे हैं तो दिस इज ईयर, दिस लाइन रिप्रेजेंट ईयर्स, दिस लाइन रिप्रेजेंट हाइट। तो ये इनके हेडिंग्स हैं। एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बता दिया कि वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? हाइट। और एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ईयर। इज दैट क्लियर? So this is how we deal with the graph. This is a line graph. अब इसी का टेबल भी बना सकते थे। मैं अलग अलग ईयर के कॉलम बना लेता और उसमें लिख लेता इतनी 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 हाइट है। दैट्स इट, एज सिंपल। तो वो भी कर सकता हूं मैं उसको लाइन में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि 2004 में व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री। तो वी कैन गो 2004 में व्हाट इज द हाइट। तो 2 मीटर के आसपास पहुंच चुका है, 1.8 के आसपास है हाइट। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट, दिस फॉर्म इज बार ग्राफ। दो आपको डिफरेंट एलिमेंट्स दिए हुए हैं ए और बी, और ये उनकी हाइट ऑफ द बार ग्राफ, ये 150 पे फॉल कर रहा है, ये 120 पे फॉल कर रहा है। अब ये किस चीज के बार ग्राफ है? उसके लिए तो भाई हेडर नोट चाहिए थे, वो नहीं दिए हुए हैं। बट दिस इज द टिपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बार ग्राफ। अगर ऐसे ही मैं क्लब हर जगह ए बी बना दूं, फिर से ए, फिर से बी, और यहाँ पे ये ए और ये बी, तो दिस इज नोन एज ग्रुप्ड बार ग्राफ। ग्रुप कर दिया मैंने, ए बी ए बी ए बी। दिस इज फॉर ईयर 2000, दिस इज फॉर ईयर 2005, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये ग्रुप में हो गए। अगर मैं इस गिवन बार ग्राफ को
ऐसे कट कर दूं, दिस इज फॉर ईयर 2000, दिस इज फॉर 2005 एंड दिस इज फॉर 2010, ऐसे ब्रेक कर दूं और यहाँ पे और मार्किंग दे दूं कि दिस इज 80, दिस इज 40, तो व्हाट इज द शेयर ऑफ ए इन 2000, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो दिस इज नोन एज क्यूमुलेटिव ग्राफ और स्टैक्ड बार ग्राफ, एक के ऊपर एक रखा हुआ है और उसका जो सम टोटल है वो सम ऑफ ऑल रिप्रेजेंट कर रहा है, 40 और 40 80 और 40 120। लेकिन जब मुझे एक पर्टिकुलर चीज का शेयर निकालना है, मान लो इफ आई आस्क कि 2010 में कितना है, so for that, I need to find the upper limit, then the lower limit, and the difference of the two. Is that clear? Got it? So this is the typical representation of a bar graph where height of the bar represents the total value. Now it can be a stacked bar graph. उसी में पार्टीशन होंगे, इस तरीके से यहाँ दिख रहा है ये 120 पे, ये 30 पे, तो 2010 में शेयर कितना हो गया, 150 माइनस 120, दैट इज ओनली 30। इज दैट क्लियर? या ग्रुप्ड होंगे, ऐसे ए बी के बहुत सारे ग्रुप बने होंगे, तो या तो ग्रुप्ड हो सकता है या स्टैक्ड हो सकता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज क्यूमुलेटिव बार ग्राफ। दिस इज द टिपिकल बार ग्राफ। लेट्स मूव ऑन टू द अदर वेराइटी। दिस इज अ सर्कल ग्राफ और ऑल्सो नोन एज पाई चार्ट। अब यहाँ पे देखो ये इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, दिस रिप्रेजेंट्स द शेयर ऑफ चिल्ड्रन, this represents the share of female, and this represents the share of male, and this is the typical distribution of overall population in the city. So this is one of the form which is known as pie chart, है ना? यहाँ पे तो परसेंटेज में डील किया है, मैं डिग्री में भी डील कर सकता था। तो एक चीज अपने को ध्यान रखनी है कि जब भी सर्कुलर ग्राफ है और अगर डिग्री में दिया हुआ है एक्स डिग्री और मुझे कोई बोले कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 का, हेंस आई विल ऑब्टेन y%। To convert it into percentage, what I need to multiply, what should be the multiplying factor, 5/18, and if it is given in percentage and I want to convert it back to degrees theta, तो मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, 18/5 का, एंड हेंस आई विल ऑब्टेन x डिग्रीज। तो डिग्री से परसेंट के लिए 5/18, परसेंट से डिग्री के लिए 18/5। इज दैट क्लियर? ये याद रखना है, बाकी देयर इज नथिंग न्यू, इसका हम टेबल भी बना सकते थे, मेल फीमेल चाइल्ड परसेंटेज शेयर लिख सकते थे। इज दैट क्लियर? क्लियर टू ऑल? ठीक है, जैसे मान लो मुझे 25% को कन्वर्ट करना है, थीटा कितना होगा, तो 25%, तो 25 इंटू परसेंट को कन्वर्ट करने के लिए 18/5, 5 से कैंसिल 5, सो वी विल गेट 90 डिग्री। और हमें ये दिख रहा है, देखो 90 डिग्री है, दिस इज इक्विवेलेंट टू अ क्वाड्रेंट ओनली, 90 डिग्री क्वार्टर के बराबर है। क्लियर टू ऑल? So you can just keep this thing in mind while conversion. Rest pie chart is nothing but another form of representation. हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसकी टेबल बना सकते हैं, बट इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड हम डायरेक्टली कन्वर्जन करके अपनी वैल्यूज निकाल लेंगे। हमें सिर्फ काम चलाना है, वहां पे उसको सजाना नहीं है कि अरे पाई चार्ट इतना अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो टेबल बना लेता हूं, ऐसे सब कुछ नहीं सोचना है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। This is the caselet form of information. The three friends, Siri, Rima, and Gri, spent 12%, 14%, and 16%. तो caselet is nothing but paragraph form of information. ऐसे इंग्लिश में पढ़ते हो ना, पैराग्राफ ही तो दिया है, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा डेटा इंटेंसिव पैराग्राफ होता है। 12%, 14%, 16% of their monthly salary on traveling in the given order, and each of them save half of the remaining amount. ठीक है, the monthly salary of Siri and Giri are same and the monthly savings of Siri is rupees 360। तो अगेन फिर एक और डेटा आ गया, यहाँ पे एक और चीज दी हुई है, हाफ 360 मोर देन दैट ऑफ गीता, तो गीता के बारे में पता होना चाहिए। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ Siri and Rima together on traveling is 1240 more than that of Geeta, and
The monthly salary of Rima is how much more than or less than that of Sita. So what they have done, Sita nahi, it's Seal. What they have done बेटा, पैराग्राफ में आपको इंफॉर्मेशन दे दी है बहुत सारी, और इस इंफॉर्मेशन से आपको अगेन क्या करना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इसको ऐसे तो सॉल्व नहीं कर सकते until and unless I know the exact figures एस आर जी, उनके बारे में फिर इधर लिखेंगे एक्सपेंडिचर, फिर लिखेंगे सेविंग्स, तो उसको कन्वर्ट करेंगे अपन किस में, सबसे अच्छा फॉर्मेट क्या है, बार ग्राफ बनाने तो बैठेंगे नहीं पेपर में, क्या बनाएंगे, सबसे सिंपल फॉर्मेट कौन सा है, ये सबसे इजियर फॉर्मेट या सबसे कन्वीनियंट फॉर्मेट या सबसे फैमिलियर फॉर्मेट कौन सा है, दैट इज बेसिकली टेबल्स। तो टेबल बनाएंगे इसकी और सॉल्व कर लेंगे, और उसी को दिस पैराग्राफ इज फॉलोड बाय अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। परेशान नहीं होने, कैलकुलेट क्या होता है, इट इज द पैराग्राफ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर विच यू नीड द रिप्रेजेंटेशन. The most common format is table, so we frame the table out of the given information and then solve for the given question. And last but not the least, that is mixed graph. यहाँ पे कौन कौन से ग्राफ मिक्स किए हुए, टेक ए पॉज, हैव अ लुक एंड देन ट्राई टू आंसर कौन कौन से ग्राफ रिप्रेजेंट किए हुए हैं. एक तो मुझे दिख रही है लाइन, और क्या दिख रहा है, ग्राफ, ग्राफ, बार दिख रहे हैं, तो दो चीजें रिप्रेजेंट की हुई, एक तो बार है और दूसरी लाइन है. अब ये लाइन किलोज को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली जो वर्टिकल एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किलोज. ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डेज, हॉरिजॉन्टल लाइन. अब इसमें मुझे हेडर नोट चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि भाई पोटैटोज कंज्यूम, तो किससे डिनोट कर रहे हैं, चलो सपोज लाइन से. तो फिर ये क्या है, बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए कभी कभी हमें ये भी ध्यान देना होता है कि जो लेफ्ट साइड की एक्सिस, राइट साइड की एक्सिस है, उस पे भी कभी कभी मार्किंग दी होती है. परसेंटेज हो सकता है, बार ग्राफ डिपेंड कर, बार ग्राफ क्या डिनोट कर रहे हो, परसेंटेज डिमांड, डिमांड कितनी है ना, और कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हो, अवेलेबिलिटी, सप्लाई. तो उसके लिए प्लीज जब भी मिक्स ग्राफ आएगा तो आपको बिल्कुल आंखें खोल के देखना है कि सिर्फ लेफ्ट एक्सिस पे ही मार्किंग है या राइट एक्सिस पे मार्किंग तो नहीं है. नहीं तो क्या करते हैं, जनरली दोनों ही ग्राफ को हम लेफ्ट पे मेजर कर लेते हैं और राइट क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि कन्वेंशनली हम ऐसे ही ग्राफ यूज करते हैं जिसमें सिर्फ एक्स हो और वाई हो, पर हम इसको भूल जाते हैं, तो हमें इसका भी ध्यान रखना है. गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, इज दैट क्लियर. सो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये ऐसे ग्राफ मिक्स कर देंगे, या फिर एक पाई चार्ट दे दिया, एक बार ग्राफ दे दिया, दोनों की कंबाइन इंफॉर्मेशन चेक करने बोल दी, तो दोनों से हम क्या बना लेंगे, टेबल बना लेंगे. हमारे लिए सबसे कन्वीनियंट फॉर्मेट है टेबल, और फिर वी विल फॉलो द क्वेश्चंस. इज दैट क्लियर. सो विद दिस एंड I would like to take your leave. Please keep liking, sharing, and subscribing, and do ask whatever queries you have related to all the management exams. Okay. And if you have any doubt or anything related to this session, you can just post it in the comment box and we will be happy to answer your queries. Thank you. Have a nice day and keep learning with us.